दो गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे उद्घाटन भाषण। इस सम्मेलन के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के समान उपयोग पर विशेष सत्र किए जाएंगे आयोजित। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया स्वीकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई के और तेज करने के निर्देश। कहा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में लाई जाए तेजी। और रिजर्व बैंक ने की मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी होगी जरूरत। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्रोत्री और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों व सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र बहुविषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्ता अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मसौदा एनईपी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्य के साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक भी शामिल हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा की वरिष्ठ नेता रही सुषमा स्वराज को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा की और वैश्विक मंच पर वो देश की मुखर आवाज थीं। पीएम ने ट्वीट पर कहा कि पहली पुण्यतिथि पर आज सुषमा जी की याद आ रही है। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने बहुत लोगों को दुखी कर दिया। उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और वैश्विक मंच पर भारत की वो मुखर आवाज थी। मोदी ने इस अवसर पर पिछले साल सुषमा स्वराज के निधन पर आयोजित एक प्रार्थना सभा में अपने संबोधन का वीडियो भी साझा किया। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सुषमा स्वराज की त्वरित प्रक्रिया का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा था कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा था कि मंत्रालय पहले प्रोटोकॉल से बना होता था, लेकिन सुषमा स्वराज ने उसे लोकोन्मुखी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज पुण्यतिथि है। बीजेपी की कद्दावर नेता और एक मुखर वक्ता के अलावा सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन शानदार रहा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुषमांजलि नामक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में कविता कृष्णमूर्ति, सुभाष घई, मृदुला सिन्हा, अनूप जलोटा ने भी हिस्सा लिया और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें हमेशा एक प्रखर वक्ता और लोकप्रिय मंत्री के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा उन्हें प्रेरणा देती रहेंगी। हमारे 40 साल की सहयोगी थी। 1980 में जब वो पार्टी में आई तब हम युवा मोर्चा का काम करते थे, तो भाषा ग्रहण का उनको एक विशेष अंग था। तो ये आयाम भी उनके जीवन में था। प्रखर वक्ता थी ही, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो और पब्लिक मीटिंग्स में हो, उनके भाषण के लिए लोग आतुर रहते थे, सुनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की आप परंपराओं का आधुनिक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प की शक्ति के प्रतीक के तौर पर भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। पीएम ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को संबोधित करते हुए इस मौके पर कहा कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। सदियों से अयोध्यावासी जिस सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, उसे पूरा करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन कर करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा किया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की और फिर प्रधानमंत्री ने एक एक करके विधि विधान से सारी पूजा पूर्ण की। कार्यक्रम के दौरान 9 शिलाओं की पूजा की गई और पीएम मोदी ने मंदिर की नींव की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आयोजित भूमि पूजन समारोह में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संत मौजूद थे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघर्ष करने वालों को याद किया। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
और उनके आदर्शों का जिक्र किया और बताया कि कैसे देश के कण कण और लोगों के मन में राम बसे हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जगह जगह लहराती पताकाओं, झूलते तोरण द्वारों और भगवा झंडों में सजे कार्यक्रम स्थल में पीएम के भाषण के बीच बीच में जय सिया राम का जयकारा गूंज रहा था। जय सिया राम। राम की रीति और नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी के आधार पर देश में राम राज्य का सपना देखा गया। ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। विशिष्ट मुहूर्त में विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विश्व संस्कृति की विशिष्टतम घटना यहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यतम भव्यतम राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। ये केवल एक मंदिर नहीं होगा, ये राष्ट्र मंदिर होगा। यहाँ मूर्ति रूप में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान श्री राम ममत्व का, समत्व का, बंधुत्व का संदेश समूची संस्कृति को और मानव जाति को देते रहेंगे। आशुतोष शुक्ला, शैलेंद्र मिश्र और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अयोध्या। राम जन्मभूमि शिलान्यास भूमि पूजन का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। डाक विभाग ने अपने रामायण के डाक के टिकटों का संग्रह फ्रेम के वाराणसी स्थित विश्वेश्वरगंज डाकघर पर इसका स्टॉल लगवाया है और लोग काफी संख्या में इसे खरीद भी रहे हैं, दूसरों को उपहार स्वरूप भी दे रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता हरिकेश की रिपोर्ट। वाराणसी का प्रधान डाकघर विश्वेश्वरगंज, यहाँ पर यह सुविधा वाराणसी डाक विभाग ने बनाई है। बाहर एक स्टॉल लगाया है। राम जन्मभूमि शिलान्यास को देखते हुए जो इनके ग्राहक आ रहे हैं, ये जो रामायण का जो डाक टिकट जारी किया था प्रधानमंत्री ने सितंबर 2017 में, उसका इन लोगों ने फ्रेम कराया है। इस राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर विश्वेश्वरगंज प्रधान डाकघर ने एक नया स्टॉल ही लगा दिया है, जिस पर ये डाककर्मी हैं जो सुबह से 10 बजे से बेचने का कार्य कर रही हैं। एक ग्राहक आए हैं, इनको 5 ठो दिए हैं फोटो रामायण का, और बहुत सा चीज है जो गंगा जल है, सैनिटाइजर है, सब लोग ले रहे हैं। डीडी न्यूज पे जब से ये खबर चली कि बनारस के डाक विभाग ने ये रामायण का पूरा एक डाक टिकट निकाला है, तो काशी के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे ये मिले। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए इसको यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ और इसको लेके मैं उस सभी बुजुर्ग लोगों को सुपुर्द करूँगा जिनका फ़ोन मेरे पास आया था। डाक विभाग का भी लोग धन्यवाद कर रहे हैं और दूरदर्शन पर खबर देखने के बाद लोगों ने इसकी इच्छा व्यक्त की है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री संचार और रेलवे मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वो वर्तमान राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहनापुरा में जन्मे मनोज सिन्हा ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। बाद में उन्होंने इसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में MTech भी पूरा किया।
मनोज सिन्हा के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1982 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर शुरू हुई और फिर 1996 और 1999 में वो लोकसभा के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 3 बार लोकसभा में उन्होंने भाजपा का प्रतिनिधित्व किया। मनोज सिन्हा 1989 से 1996 तक भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। मनोज सिन्हा को कृषि से बहुत लगाव रहा है और यही वजह है कि उन्होंने पिछले दावों में कृषि को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से काम किया है। उनकी पत्नी नीलम सिन्हा बिहार के नालंदा जिले के मलहर बिहार शरीफ की रहने वाली हैं और दंपति को एक बेटा और एक बेटी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद उनके 1 साल बाद मनोज सिन्हा को ये जिम्मेदारी दी गई है। सिन्हा की एक परिपक्व राजनेता, कुशल प्रशासक और ईमानदार समाजसेवी की छवि रही है और नई जिम्मेदारी संभालने में ये खूबियां काम आएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं तहसील क्षेत्र के मोहनपुरा गांव निवासी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए जाने पर उनके पैतृक गांव सहित पूरे इलाके में खुशी व्याप्त है। इस मौके पर लोगों ने कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए पैतृक निवास मोहनपुरा में बड़े भाई व पूर्व प्राचार्य सुरेश चंद्र सिन्हा के नेतृत्व में घंटा ध्वनि बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बहुत खुशी है, कम से कम खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। भगवान करे कि वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। देखिए, मनोज जी की जो कार्यशैली रही है खासकर प्रशासनिक लेवल पर, तो वो अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने वाली उनकी कार्यशैली रही है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भेजा है, तो वहाँ की स्थानीय जनता के साथ भी संवाद कायम करना और प्रशासन को भी साथ में लेकर और वहाँ की स्थितियों को सुधारना, यही मनोज जी की प्राथमिकता होगी और इसमें ये आने वाले समय में पूर्णतः सफल होंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी को एक चुनौती मानते हुए इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जाए। साथ ही जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में कोविड-19 के उपचार व संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था को और भी बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर नगर सहित पूरे प्रदेश में सर्विलांस व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे गतिविधियां बेहतर की जाएं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में पूरी सावधानी बरतते हुए व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ली गई, उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को और तेज करना है और महामारी को एक चुनौती मानते हुए तेजी से लड़ना है और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव होना है। आज उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से आज ही रिव्यू किया जाए। हर जनपद में जो उनके कंटेनमेंट जोन है वो रैशनलाइज है कि नहीं, अनावश्यक रूप से बड़ा तो नहीं बना लिया है, पुलिस फोर्स लगाया गया है कि नहीं, वहाँ पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, सिविल डिफेंस को लगाया गया है कि नहीं, ये देखने का निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ क्या कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है कि नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ वहाँ डोर टू डोर सर्वे किया गया है कि नहीं, और यदि डोर टू डोर सर्वे किया गया है तो उसके आधार पर जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनको तुरंत उनका टेस्टिंग की गई कि नहीं, ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आज रात्रि तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स का विवरण है जिलेवार, उसकी जो है समीक्षा गृह विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाए। तो आज गृह विभाग इस कार्य को कर रहा है और इस कार्य को बहुत तेजी से आज ही रात तक सुनिश्चित करेगा। जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में उपचार और संक्रमण के नियंत्रण के लिए और बेहतर निर्देश क्या हो सकते हैं, क्या और कार्रवाई हो सकती है, बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, ये निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पर उन्होंने यह कहा है कि वहाँ और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था कैसे हो सकती है, होल्डिंग एरिया में कैसे समय कम हो सकता है, एम्बुलेंस में कहीं कोई जो है कठिनाई ना हो, एम्बुलेंस टाइम से पहुंचकर कैसे अस्पतालों में टाइम से दाखिल कर सकते हैं, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां भी चिकित्सकों की टीम भेजी जाए वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित मार्गदर्शन दें।
एसजीपीजीआई और केजीएमयू की टीम अलग अलग जनपदों में जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,658 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव संक्रमण की कुल संख्या 43,654 है। जो लोग संक्रमण के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 63,402 है। संक्रमित व्यक्तियों में कुल 1,918 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में 87,348 सैंपल की जांच की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,658 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 43,654 हो गई है और जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 63,402 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,918 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 87,348 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 27,97,687 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रदेश की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि बलिया और महाराजगंज 2 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अनिल राजभर ने कहा कि राप्ती नदी, शारदा नदी और सरयू नदी अयोध्या बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री ने कड़ाई के साथ जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वर्तमान में सभी तटबंधों पर निरंतर पेट्रोलिंग की जाए। उत्तर प्रदेश के 15 जनपद बाढ़ प्रभावित हुए हैं। 2 जनपदों की वृद्धि हुई है, बलिया और महाराजगंज। ये 2 जिले भी बाढ़ प्रभावित हुए हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी राप्ती नदी है ये गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। शारदा लखीमपुर खीरी में जो पलिया जगह है वहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर जा रही है और सरजू जी ये बलिया, अयोध्या और बाराबंकी में ये 3 जनपदों में ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक विशेष चीज़ श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने आज जोड़ा है और बहुत ही कड़ाई के साथ जिला प्रशासन को निर्देश जारी हुए हैं, जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि हमारे जो तटबंध हैं उस पर निरंतर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। राप्ती नदी के बाएं तट पर 16वें किलोमीटर पर कुछ तटबंध में कुछ रिसाव हुआ है। मट्टी की बोरियां डालकर और भी तमाम फिल्टर का उपयोग कर सीपेज को नियंत्रण करने का प्रयास चल रहा है और उसकी निगरानी भी बढ़ा दी गई है। आगे वो तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित रहे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। देवरिया जिले में बुधवार को सरयू नदी में नाव पलटने से 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद हमीरपुर के पोथियां ग्राम सभा में रहने वाले मजदूरों व प्रवासियों को मनरेगा योजना के तहत काम मिलने से वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस ग्राम सभा में 200 से अधिक मजदूर इस योजना से जुड़कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। योजना के माध्यम से जहां गरीब मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, वहीं ग्राम सभा ने विकास के कार्यों को भी गति मिल रही है।
ग्राम में रहने वाले प्रवासियों को उनके ग्राम में ही काम मिलने से प्रवासियों के लिए काम के लिए बाहर जाने का संकट समाप्त होता दिखाई दे रहा है। मनरेगा के जितने मजदूर हैं उनको काम मुहैया कराने के लिए हम लोग के संकल्प हैं और प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक एक काम कम से कम चालू कराने के निर्देश दिए गए हैं और विगत एक सप्ताह में युद्ध स्तर पर काम चल भी रहे हैं। अभी आज की डेट में 27,000 मजदूर एक दिन में लगे हुए हैं और अभी चूँकि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो नाला खुदाई के लिए नालों को चिन्हित किया गया है। तालाबों में अभी तालाब की खुदाई काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधान जी हमका खूब काम देते हैं, हम काम करने नहीं जाते। हमें मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। विदेश मंत्रालय ने चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की सलाह दी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों को नोट किया है और चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% पर बरकरार रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी महंगाई दर पर पूरी तरह नजर है और ये पूरी कोशिश भी है कि कोरोना के असर को कम से कम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्यम और लघु उद्योगों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा के 2009 बैच के अधिकारी गार्गी मलिक ने आज दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में समाचार एकांश विभाग में उप निदेशक समाचार का पद संभाल लिया है। श्रीमती गार्गी मलिक वर्तमान पद ग्रहण करने से पहले लखनऊ छावनी में रक्षा मंत्रालय मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। और वहीं भारतीय सूचना सेवा के वर्ष 2012 बैच के अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने आज लखनऊ छावनी में रक्षा मंत्रालय मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। शांतनु प्रताप सिंह वर्तमान पद ग्रहण करने से पहले चंडीगढ़ स्थित आरएनयू ऑल इंडिया रेडियो में उप निदेशक समाचार के पद पर कार्यरत थे। गाजियाबाद पुलिस ने एक 50,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 कट्टे बरामद किए, साथ ही नकली आधार कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। लखनऊ में आज डीआईजी क्राइम ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया है। थाना कांदला पुलिस द्वारा कैश लूट की घटना कर भाग रहे अपराधियों से कोई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त घायल और गिरफ्तार। दिनांक 5/8/2020 को सायम थाना कांदला की पुलिस द्वारा कैश लूट कर भाग रहे बदमाशों की घेराबंदी के दौरान पुलिस कार्रवाई में 2 अभियुक्त, एक कपिल निवासी ग्राम कुटाना जनपद शामली, दूसरा ये हाकिमपुरा जनपद मुजफ्फरनगर का अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया थैला 29,500 रुपये, कैश, आधार कार्ड, 2 अवैध तमंचे, मैं कारतूस
में 3 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी, लूट, गैंगस्टर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर ने बताया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता में है। इसी दिशा में परिवहन निगम कई ऐसे अहम कदम उठा रहा है जिससे बसों का संचालन करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पिछले वर्ष गंभीर दुर्घटनाओं में 18% की कमी और मृत्यु दर में 19% की कमी हुई थी और इस वर्ष दुर्घटनाओं में 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यालय द्वारा एक्सीडेंटल प्रिवेंशन सेल का भी गठन किया गया है जो दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर कार्यरत रहती है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलन कल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे उद्घाटन भाषण। इस सम्मेलन के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के समान उपयोग पर विशेष सत्र किए जाएंगे आयोजित। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया स्वीकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज करने के निर्देश। कहा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में लाई जाए तेजी। रिजर्व बैंक ने की मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई गवर्नर ने कहा, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक रहेगा जारी जब तक इसकी होगी जरूरत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।